नमस्कार, आप उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे। नैनीताल पहुंचकर सीएम सुबह सबसे पहले मां नैना देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में भाजपा की जीत के लिए पूजा अर्चना की। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता सहित सरिता आर्य भी उनके साथ मौजूद रही। वहीं अपने जन्मदिन पर एक बेटी आई, जिसको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोद में उठाकर आशीर्वाद दिया। हमारी पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा संगठन है हमारा। तो बहुत कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है और लेकिन उसके बावजूद भी सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भीतरघात जैसी स्थिति कहीं नहीं है। हम पूरी तरह से जीत रहे हैं और हमने नारा दिया है अब की बार 60 बार। धीरे धीरे अब हमारे विपक्षी भी मानने लगे हैं कि चुनाव जैसे जैसे हुआ है और उसके बाद मतगणना की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वो भी मान रहे हैं कि अब हम जो है 60 पार जा रहे हैं और वो नीचे जा रहे हैं। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर अभी चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है और उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी होगा वो हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वो काम हुए हैं और आगे भी होंगे। भू कानून को लेकर हमने कमेटी बनाई है और जहाँ तक पुलिस के ग्रेड पे की लिए कमेटी और सब चीज़ों पर हमने काम किया है और हमने कहा है कि ठीक है, हम उसको सुधार करना चाहते थे लेकिन उस पर पूरी तरह से नहीं हो पाया। हमने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हो चुका है और चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति में सनसनी मचा दी। आपको बता दें कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर एक कथित आर्मी सेंटर में मतदान पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही निर्वाचन आयोग से इसका संज्ञान लेने की अपेक्षा की थी। वीडियो में एक कथित आर्मी सेंटर में एक ही व्यक्ति सभी मतों को टिक करने के साथ ही हस्ताक्षर भी कर रहा है। देखिए, वो केवल उनको हार का डर सता रहा है और अपना मुंह बचाने के लिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कहीं कोई धांधली नहीं हो रही है, सब फेयर हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे ईवीएम मशीनें हैं, इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का मतलब सीधे सीधे हार स्वीकार करना। 10 तारीख के बाद ईवीएम पे मचेगा, ये आप जानते ही हो। कांग्रेस को पहले वरिष्ठ लोगों पर मचना शुरू हुआ, हमें पूछा नहीं गया, विधानसभा के अनुसार हमें बात नहीं की गई। फिर बैलेट पेपर को लेके क्या भारत की सेना पर विश्वास नहीं है, क्या कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है, पुलिस पर विश्वास नहीं है, फिर आप किस चीज़ का हल्ला मचा रहे हैं? अब ईवीएम का नंबर है, तो ये कांग्रेस का एक चरित्र है। देखिए, कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर अपने चुनाव में हार स्वीकार कर ली है, इसलिए वह इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी कर रही है और जिस तरह से फर्जी वीडियो बना करके उसको वायरल किया जा रहा है, ये कांग्रेस की खुद की साजिश है। और मुझे लगता है कांग्रेस का न तो किसी संवैधानिक संस्था पे विश्वास रह गया है और न ही जनता पर भरोसा रह गया है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रही है। क्योंकि प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, किसी भी चुनाव को निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है वो विषय चुनाव आयोग में गया है और उसका संज्ञान भी लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। इसलिए लेकिन कांग्रेस जिस तरह से कभी ईवीएम को लेकर के, कभी पोस्टल बैलेट को लेकर के, कभी कुछ जिस तरह से अब दिखा रही है, इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है वो उनकी बौखलाहट है और उन्होंने अपने चुनाव में हार होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार के मैं पहले से इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से और उनकी सरकारों से ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये सुचिता के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। ये हमेशा चुनाव में धांधली करने का, धांधली का मकसद रखते हैं, धांधली करते हैं और इसी आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम तो पहले दिन से आरोप लगा रहे हैं, पर प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी का तो ये चरित्र है, लेकिन जो जवाबदेह अधिकारी हैं और जो चुनाव आयोग का तंत्र है, वो तंत्र इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, वो तंत्र इसमें शामिल न हो।
खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं में सेना और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने की होड़ लगी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा इंटरनेट मीडिया में जारी वीडियो भी इसी का हिस्सा है। अभी तो पोस्टल बैलेट पे वरिष्ठ लोगों पे 80 साल से ऊपर वालों पर उन पे है कि इच्छा नहीं हुआ। अब देखिए, अब 10 तारीख जैसे से नजदीक आ रही है ऐसे से ईवीएम की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 तक वहाँ बढ़ रही है। स्ट्रॉन्ग रूम में उन्होंने कहा है कि जो आर्मी के जो वोट डालने जा रहे हैं उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक बकायदा वीडियो भी पोस्ट किया है उन्होंने। जिस पार्टी को अपनी सेना के जवानों पर विश्वास नहीं, पुलिस के जवानों पर विश्वास नहीं, कर्मचारियों। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उनके साथ मिलकर मुलाकात की। ये मुलाकात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हुई। आपको बता दें, सोशल मीडिया में वायरल पोस्टल बैलेट वीडियो की शिकायत को लेकर ये मुलाकात हुई। गणेश गोदियाल ने कहा कि वीडियो से ये पता चलता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए एक ही व्यक्ति सबके मत डाल रहा है, तो वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पोस्टल बैलेट का जो सूची होती है वो अलग से हम बनाते हैं। एक तो लिस्ट होती है सर्विस वोटर्स की, सर्विस वोटर्स का अलग से एक लिस्ट बनती है। एक तो हम राज्य लेवल पे ही जब 5 जनवरी को हमने सभी जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को राज्य लेवल से भी दिया था, और जब इलेक्शन अनाउंस होता है हर जो रिकग्नाइज पार्टीज का जो कैंडिडेट्स को जिला लेवल से जो हमारा इलेक्टोरल रोल है और जो सर्विस रोल है वो दिया जाता है। और थर्ड जो पोस्टल बैलेट हम जिनको भी इश्यू करते हैं जो 80+ होगा, प्लस आपका जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होंगे या कोविड पॉजिटिव को किसी को हमने अलॉट किया है तो उनका, और 4th कैटेगरी जो है एसेंशियल सर्विसेज के लिए जिनको भी हमने दिया है, तो वो पूरा उनका लिस्ट जो बनती है और वो भी कैंडिडेट के साथ शेयर होती है। जब भी किसी को पोस्टल बैलेट इश्यू होता है 80+ या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का, उनका पूरा जो शेड्यूल है वो कैंडिडेट्स के साथ हम शेयर कर लेते हैं, ताकि वो भी अपना कोई एजेंट को उनके साथ टीम के साथ ले जाने के लिए अलो करना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। वो पूरा ट्रांसपेरेंसी कैसे रखा गया है उसको देखने के लिए वीडियोग्राफी भी उसका किया जाता है। और दूसरा चीज़ जो वायरल हो रहा है, जो पोस्टल बैलेट का जो वीडियो है वो पिथौरागढ़ का है। तो पिथौरागढ़ का जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर, वहाँ का जो कमांडेंट है, उनसे उन्होंने वस्तुस्थिति के लिए रिपोर्ट मांगा था, तो उन्होंने कहा था कि उनसे संबंधित नहीं है वो करके। उन्होंने इंटरनल जांच पड़ताल करने के बाद तो वहाँ पे जो प्रत्याशी है उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी कभी भी बिना धांधली के चुनाव नहीं लड़ती। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि इस बार भी बीजेपी ने जीतने के लिए कुछ न कुछ चाल जरूर चली है, इसलिए हम इस बार चुनाव आयोग से यह दरख्वास्त करते हैं कि उस पोस्टल बैलेट वीडियो पर संज्ञान लें। नहीं, वो तो हमारे नेता हरीश रावत जी ने सबसे पहले बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। उनको शिकायत आई लोगों की, तो हरीश रावत जी ने कहा कि भाई ये धांधली हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ कंप्लेंट की? वो तो अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रही है। और मुकदमा दर्ज करना, मुकदमा कोई भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज किया? मुकदमा तो ऐसी सीरियस एक्शन पर चुनाव आयोग और वहाँ के जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चाहती थी कि मुकदमा दर्ज, तो वो तो अपने खाल बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब उनका किया धरा है। मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें लिखा है कि आप इसमें समय रहते हुए भारत सरकार से बातचीत करके और इसका रास्ता निकालें, और उसके लिए अगर हमें अपने पैसों से, इस राज्य के पैसों से हमारे छात्रों को वापस लाने के लिए, हमारे लोगों को वापस लाने के लिए अगर विमान की व्यवस्था करनी पड़े तो वो भी करनी चाहिए। इसीलिए तो सरकारें चुनी जाती है। पर मुझे लगता नहीं है, जिस प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं, मुझे लगता नहीं है कि इनको किसी की भी थोड़ी बहुत भी कोई चिंता है कि किसी पर क्या बीत रही हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 साल में बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी सरकार ने अपना 2 का 4 किया। ना तो किसी को प्रखंड में रोजगार दिया और ना ही किसी के बारे में सोचा।
इन्होंने सोचा है तो सिर्फ अपने बारे में, इसलिए कांग्रेस पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है तो बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। रिवर्स प्लान करके आए थे, उनको जोड़ने के लिए आज बैंकों की तरफ से उन लोगों को तमाम जो दुश्वारियां थी इसको खड़ा किया जा रहा है और वो अभी फाइलें अटकी हुई है। आपको लगता है कि सरकार बनेगी जिसको तो ध्यान? देखिए, कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कुछ नहीं किया। इनके नेताओं ने ठाट किए, ऐश किए, अपने 4 का 8 किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जो वापस लोग आए थे उसमें से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दे कि किसी एक व्यक्ति को भी उन्होंने सम्मानजनक रूप में कहीं रोजगार दिया। सब बकवास है, इनकी तमाम योजनाएं बकवास हैं। इनकी तमाम योजनाएं सिवाय सगुफों के कुछ नहीं है, सिवाय जुमलों के कुछ नहीं है। तो सरकार बनेगी तो हमने वादा कर रखा है कि हम युवाओं के रोजगार के लिए। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की वापसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के एक एक नागरिक को सकुशल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को लाने का अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री के मुताबिक इस संबंध में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी बात की गई है। यूक्रेन में जो संकट आया है वहाँ पर हमारे उत्तराखंड के बहुत छात्र छात्राएँ जो अध्ययनरत थी वहाँ पर फंसे हुए हैं। उसको लेकर के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उनकी चिंता कर रहे हैं। लगातार वो प्रधानमंत्री कार्यालय से और विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं और वहाँ के राजदूत से उन्होंने संपर्क किया है और उत्तराखंड की जो छात्र छात्राएँ वहाँ पर हैं उनकी चिंता जताते हुए उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ बात की है और जल्द ही उनको अपने स्वदेश लाने की तैयारी की जा रही है। उसको लेकर के भी उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय को संपर्क किया है। और हमारे उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ कई जिलों से जहाँ से जो सूचना हमको प्राप्त हुई है, जिनके घर वालों से उन बच्चों की सूचना जो प्राप्त हुई, जहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको। उत्तराखंड में सामान्य विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी, जिसको लेकर अल्मोड़ा के होटल मैनेजमेंट में जनपद की 6 विधानसभाओं की सभी ईवीएम मशीनों को कड़े सुरक्षा के बीच रखा गया है, जिसका आज अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने होटल मैनेजमेंट में बने स्ट्रांग रूमों का निरीक्षण किया। ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है कि टाइम टू टाइम जो है समय पर हमें स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करना है। तो इसी तहत आज मैंने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था में मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कवर्ड नहीं है, सब कुछ संतोषजनक है। यहाँ पे सभी सीसीटीवी व्यवस्था का, सुरक्षा व्यवस्था, चेकिंग फ्रिस्किंग व्यवस्था सभी का जायज़ा लिया हमने। स्ट्रांग रूम्स के सामने का सीसीटीवी व्यवस्था सब कुछ देखा हमने, संतोषजनक ही पाया गया है। छोटी मोटी जो होता है ना। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अचानक थराली पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र थराली पहुंचे जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था और पिछले 7 महीने से बंद पड़ी एक्सरे मशीन को लेकर नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार भी लगाई। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ओपीडी, फार्मेसी और वार्डों की स्थिति की जायजा भी लिया। स्वास्थ्य केंद्र थराली का निरीक्षण किया गया है। विशेषतर हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका निरीक्षण करने आए थे। खासकर यहाँ थोड़ा सफाई व्यवस्था में थोड़ी कमी देखी गई, जिसके लिए बताया गया है कि जो सफाई कार्मिक हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द चिकित्सा प्रबंधन समिति के माध्यम से वैकल्पिक एक व्यवस्था करें और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करें। दूसरा जो हमारा एक्सरे मशीन है वो यहाँ अभी काफ़ी टाइम से अभी सुचारू नहीं है और साथ ही साथ जो हमारी डेंटल मशीन है उसमें भी कुछ, डेंटल चेयर है उसमें भी कुछ समस्याएं हैं। तो उसमें सीएमओ साहब को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द उनको जो दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं और कोई भी अगर उसमें कोई सहयोग चाहिए जिले स्तर से अगर फंड्स या किसी तरीके का,
तो वो हम प्रोवाइड करेंगे ताकि जल्द से जल्द जो हमारी ये मशीनें हैं जो आम जनमानस के उपयोगी हैं तो वो हम उसको चालू करा सकें। स्टाफ की जो ANM स्टाफ नर्स का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो आदर्श आचार संहिता की वजह से प्रभावित हो गया था। तो जैसे ही ये हमारा प्रक्रिया संपन्न होती है आदर्श आचार संहिता की, तो ये इसको हम निर्देशित करेंगे कि जल्द से जल्द इसको संपादित करें और स्थायी नियुक्तियों के लिए हम शासन में वार्ता करेंगे। ये तो नहीं मिली है, एक हमारे पास स्वीपर कम है, थोड़ा सा वहाँ पे गीला था वही था, बाकी तो हमारे पास एक ही स्वीपर है। स्वीपर के लिए बारे में भी शासन स्तर से बात चल रही है। दूसरा डेंटल चेयर काम कर रही है लेकिन उसका एक आध फंक्शन ख़राब है, वही ख़राब था, बाकी इतने ज़्यादा कमियां नहीं मिली। हमारी लैब सब बढ़िया मिली। एक्सरे की हमारी मशीन इसलिए ख़राब हो रही है कि विभाग ये प्रशासन द्वारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगना था, यहाँ इस साल में ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ, तो हम इस मशीन को 3-4 बार ठीक करा चुके हैं, लेकिन हर 15-20 दिन के अंतराल के बाद वो मशीन ख़राब हो जाती थी। फिर ये पता चला कि यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत है और ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है, उसकी वजह से मशीन ख़राब होती चली जाती थी और हमारा पैसा वेस्ट हो जाता था। फिर बीच में कोविड की तीसरी लहर आई तो टेक्नीशियन ने साफ मना कर दिया, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। तो अब जो है ये कोविड लहर ख़त्म हो गई है और उससे हम यहाँ के लिए नई मशीन भी हमने शासन के लिए लिखा है, यहाँ के लिए नई मशीन बढ़िया डिजिटल वाली जो लेटेस्ट होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की होती है, वो यहाँ पे दी जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र कवर करता है ये। यहाँ पे 4 स्टाफ नर्स है हमारे पास इस समय, और इस समय हमारे पास यहाँ पे 7 डॉक्टर हैं। तो मैन पावर एक तरह से स्टाफ नर्स और डॉक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कोई छुट्टी चले जाए तो उसमें दिक्कत आती है। कोई लॉन्ग लीव पे चले जाए, कभी चाइल्ड केयर पे चली जाती हैं स्टाफ नर्सें, किसी घर में प्रॉब्लम होती है तो तब हमें दिक्कत आती है। और डिलीवरी हमारे यहाँ पे अच्छी हो रही है, डिलीवरी रूम अच्छे हैं, वार्मर हमारे लगे हुए हैं और बच्चों के लिए हमारे जो स्पेशल यूनिट भी एक बनाएगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। पिछले दिनों की धूप के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और सुबह से ही हो रही हल्की बूंदाबांदी के बाद जमकर ओलावृष्टि होने लगी, जिसका पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। एक बार फिर पर्यटन नगरी मसूरी को सर्द हवाओं ने अपनी आगोश में ले लिया और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए और चौक चौराहों पर अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। चार मार्च से दक्षिण भारत के उडुपी में शुरू होने वाली राष्ट्रीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता में मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में मसूरी नगर पालिका के सभासद प्रताप पवार और दर्शन पवार ने बताया कि उनके द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद दी गई है। मेरा नाम अमान सलमानी है और हम नेशनल थ्रोबॉल खेलने जा रहे हैं उडुपी, और इससे पहले भी हम 2 बार खेल चुके हैं। हम छत्तीसगढ़ भी गए थे, वहाँ पे भी हम क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे थे और आगे उम्मीद है कि उडुपी जाके भी हम चैम्पियनशिप उठा के लेके आएंगे। देखिए, आज तो सबसे पहले हमें बड़े गर्व की बात है कि जो हमें ये बच्चों को प्रोत्साहन करने का मौका मिला, और ये चीज़ें जो है हमेशा मसूरी शहर के अंदर होनी चाहिए थी। और मेरा मानना ये है कि जो हमारी स्थानीय सरकार नगर पालिका है, इसमें जब हमारा बजट सत्र पास होता है तो उसमें ये पहल होनी चाहिए थी कि जो बच्चे हमारे खेल के प्रति मसूरी हमेशा आगे रहा है और यहाँ के बच्चों को कोई भी सहायता पालिका की ओर से नहीं मिलती है, तो इसमें पहल होनी चाहिए थी बहुत पहले से, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हमारा एक विचार बना और ललित भाई जो कोच हैं इन बच्चों के, उन्होंने हमसे ये बात रखी, तो हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमें ये मौका मिल गया। और मैं पूरे शहर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में संस्कृति मंत्रालय, उत्तराखंड राज्य और उसके निर्वाचन अधिकारी के दौरान एक महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7 दिवसीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इसके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान के छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताएं और लेक्चर रखे गए। उसमें शिक्षा में इन चीज़ों का पुट होना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को कमरे से बाहर निकाल करके मौलिक ज्ञान की तरफ, मौलिक सोच की तरफ हमें ले जाना है। आज कई डॉक्टर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से,
लेकिन उन डॉक्टरों का ज्ञान, उनका जो शोध है वो केवल कंप्यूटरों से निकल करके आ रहा है। लेकिन प्रकृति में जा कर के जो शोध करना है, क्या हो रहा है, क्या बदलाव, हिमालय को कैसे हम टूटने से रोक सकते हैं, जंगलों को कैसे हम बर्बाद होने से रोक सकते हैं, पानी के स्रोतों को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, ये तभी तो होगा जब वो फील्ड में जाएगा, जब वो गांव की तरफ जाएगा, जब वो जंगल की तरफ जाएगा, जब हिमालय की तरफ जाएगा। तो उसको देखना होगा ना, तभी तो हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी, जब उसको अपने भूगोल का। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में राज्य सेक्टर की समीक्षा बैठक में डीएम ने धनराशि कम खर्च करने पर फटकार लगाई है। डीएम ने कम धनराशि खर्च करने पर 10 विभागों के अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया। डीएम ने जल्द ही कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश अधिकारियों को दिए। विकास भवन में आयोजित बैठक में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राज्य सेक्टर की समीक्षा बैठक की। के विभागों के जो कार्यों की प्रगति थी उसको आज एक बार रिव्यू किया गया है। कुछ विभाग जो है वो अपना कार्य को जो तय समय सीमा होती है उसके अनुसार नहीं कर पा रहे थे और उनका बहुत प्रगति जो है वो कम दिखाई दे रही थी। ऐसे सभी विभागों को जो है शोकॉज नोटिस हम जारी कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया है। जिला योजना में हमारा जो प्रगति है वो 90% तक हम कर चुके हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम लोग उसको 100% करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस दिशा में जो विभाग पीछे रह जाते हैं उनको हम आज चेतावनी दिया है कि उसको काम को बढ़ाया जाए। साथ में जो ऐसे विभाग है जिनका पास में राज्य सेक्टर में पैसा खर्च होना अवशेष है, उन सभी डिपार्टमेंट्स को चिन्हित किया है। लगभग 10 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में अत्यधिक धनराशि जो है अभी प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो उनको शोकॉज नोटिस जारी करने का निर्णय किया है। इसमें प्रमुखता से वन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग, पेयजल निगम और सिंचाई विभाग शामिल हैं। और सभी विभाग जिनका 20 पॉइंट प्रोग्राम में अच्छा प्रगति नहीं था उनको ये निर्देश दिया है कि आपका जो वार्षिक लक्ष्य है उसके अनुरूप आप कार्रवाई करें और जो डिपार्टमेंट्स अपना कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब उत्तराखंड पहुंच गया है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक ने एक बयान दिया जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए। भाजपा विधायक ने विवादित बयानबाजी कर हिजाब मामले को तूल दे दिया। भाजपा विधायक की बयानबाजी से मुस्लिम स्कॉलर ने इसे केवल राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों को आजादी है। देखिए, इस्लाम के अंदर क्या गैर मुस्लिम धर्म के अंदर भी पर्दा करना सही है और चूँकि कुरान में भी है और ख़ास तौर से हमारे इस्लाम धर्म के अंदर हिजाब करना ज़रूरी है, पर्दा। और इसी तरह जो है हमारा संविधान हिंदुस्तान का ये भी हमें इजाज़त देता है कि अपने हर एक मज़हब वाले को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है और ये हमारा शरई, सकाफ़ती सब तमाम हुकूक हमारा ये एक फ़र्ज़ है कि हम इसको पर्दा करें। ये जो कर्नाटक में चल रहा है ये तो एक राजनीतिक मुद्दा के कुरान में भी हिजाब के बारे में मुतअद्दिद जगह इसका जिक्र आया है और ये हिजाब जो है सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं है बल्कि मर्दों को भी पर्दे का हुक्म दिया गया है कि वो भी अपनी नज़रें क्या रखें, नीचे रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जो हिजाब है, पर्दा है, ये हया से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है कि जिस आदमी के अंदर जितनी हया है वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है, पर्दा करता है। और ये इस्लाम का हुक्म है और कानून ने भी इसकी क्या दी है, मुसलमानों को और सभी धर्म वालों को इजाज़त दी है कि वो जैसे रहना चाहें अपने मज़हब के मुताबिक रहें। दूसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ कि कोई मज़हब भी ऐसा नहीं कि जिसके अंदर पर्दा ना हो। हिंदू धर्म ले लीजिए। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।